मोटर कार की पिछली सीटें सामान से लदी हुई थी। चचा जाफर ने सामान का एक जजू बनकर पिछली सीट पर ढोए जाने की बजाय बेहतर समझा कि ड्राइवर को साथ ना ले और उसकी सीट पर खुद रौनक अफरोज हो जाए। चुनाचे वो अगली सीट पर बैठे कार चला रहे थे और मैं उनके पहलू में दूरबीन लिए इधर उधर के मनाजिर देख रही और रास्ते का जायजा ले रही थी। जहाँ कहीं पुरखतरन रास्ता या कोई अचानक मोड़ नजर आता दिखाई देता, मैं उन्हें पहले से आगाह कर देती। एशियाई सुबह की खुशगवार खुनक हवा, पहाड़ी रास्तों के नाहमवार घाटियाँ, कहीं उबलते हुए चश्मे, कहीं बल खाती हुई नदियाँ, कहीं कोहसार की कासनी छूटियाँ, कहीं सरबुलंद सनोवर के मखरूती सिरे, इन तमाम चीज़ों ने हमें बेहद महसूस कर रखा था। दफतन मैंने दूरबीन से देखते हुए कहा, चचा चचा, एक और पुरखतर मोड़ आ गया, रफ्तार ज़रा धीमी कर लीजिए। उफ, ये सियाह गार रास्ता भी बहुत नाहमवार है। चचा जान के मुंह में मोटा सा सिगार था। गोल गोल आवाज में बोले, तरद्दुद ना करो, बहुत आहिस्ता चला तो ताखीर का अंदेशा है। हमें शाम से पहले शोराक पहुंचना है, वहां वकील मेरा मुंतजिर होगा। उनका जुमला ख़त्म ना होने पाया था कि आंखों ने वो देखा और हवास ने वो महसूस किया कि अलामानुल हफीज़ कार अचानक एक बड़े पत्थर से टकराई और पीछे ढलवान सड़क पर फिसलने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका मुझे पता नहीं। मेरे हवास जैसे किसी उताह तारीकी में डूब रहे थे। कार शायद किसी खड्ड में जा गिरी, शायद किसी पहाड़ से टकराई हो। मैं बेहोश हो चुकी थी। 5 दिन कैसे गुजरे मुझे इसका मतलब एहसास नहीं। पेशानी पर और सर की पुश्त पर ऐसी चोटें आई थीं जिन्होंने मुझे बेसुध कर रखा था। इस पर शदीद बुखार ने हवास मुख्तल कर दिए थे। 5वें दिन जब मुझे कुछ होश आया और मैंने अपनी पलकें उठाने की एक नातवा कोशिश की तो देखा कमरे में एक गहरी तारीकी फैली हुई है। ऐसी बेरूह तारीकी जिसे मेरी आंखों ने पहले कभी महसूस ना किया था। अगरचे मेरा सर पट्टियों में जकड़ा हुआ था, मगर मैंने उसे आहिस्ता से घुमाकर दरीचों को देखने की कोशिश की। मगर बहुत जल्द मुझे महसूस हुआ कि कमरे में ना कोई दरीचा है, न रोशनी का कोई दूसरा एहतिमाम। अचानक सर्द और तारीक कब्र की याद ने मेरी रूह में एक निश्तर घोंप दिया। मेरे दिल ने कहा, यह कब्र है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीख पड़ी, चचा जाफर, चचा जाफर। 5 दिन के बाद यकलख्त मेरी आवाज़ सुनकर नर्स दौड़ पड़ी। खातून, क्या बात है, क्या बात है, तुम कैसी हो? मैं नर्स हूँ। नर्स, मैंने घबरा कर रोते हुए कहा, खुदा के लिए कमरे में रोशनी करो। रोशनी? हाँ, मैंने कहा, यहाँ कोई रोशनी क्यों नहीं है? नर्स ने करीब आकर मेरी नब्ज पर अपनी उंगलियां रखी, फिर बोली, दिन का वक्त है खातून। मैं घबराकर उठना चाहती थी मगर मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। मैं बेबसी से तकिए पर गिर पड़ी और रोने लगी। नर्स, मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा मालूम होता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे तुम भी दिखाई नहीं देती। चचा कहाँ है? हाय चचा, मैं अभी सर जाफर को बुलाती हूँ, नर्स ने कुछ घबराए हुए लहजे में कहा और कमरे से बाहर भाग गई। मैं सिसकियाँ लेती हुई बिस्तर पर पड़ी रही। बेटी बेटी ज़ेबा, कैसी हो? चचा की आवाज़ आई। चचा चचा, आप कहाँ हैं? आप मुझे दिखाई नहीं देते। नकाहत का सबब होगा बेटी, चुपचाप पड़ी रहो, तुम 5 दिन से बेहोश रही हो। ये कहते हुए आकर मुझ पर झुक गए और मेरी पेशानी छूम ली। मैं बेख्तियार रो पड़ी। चचा, मेरा दिल बैठा जाता है, मुझे कुछ नहीं सुझाई देता। क्या आप लोग मुझसे हंसी कर रहे हैं? क्या बाहर आफताब चमक रहा है? हाय मेरी आंखें क्या हुई? वो खुली हैं या बंद? ये क्या हो गया? मालूम होता था चचा जाफर को मेरी बातों पर हजियान का शुबा हो रहा था। बार बार कहते, नर्स टेम्परेचर लेना, कहीं बुखार ज़्यादा तेज़ ना हो गया हो। जनाब, मैंने आधे घंटे पहली हरारत देखी थी, नॉर्मल थी। तो नर्स, फौरन डॉक्टर को टेलीफोन करो। 10 मिनट बाद डॉक्टर पहुंच गया। उसने मुझसे चंद सवाल किए, फिर धीमी आवाज़ में चचा से कुछ कहा और उन्हें कमरे से बाहर ले गया। मैंने घबरा कर नर्स से पूछा, नर्स, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या मेरी बसारत जाती रही? नर्स ने कुछ बताना शायद मुनासिब ना जाना, सिर्फ इतना कहा, अभी तो कुछ नहीं कहा, कोशिश कीजिए कि नींद आ जाए। ये कहकर वो मेरे तकिए ठीक करने लगी। मैं सिसकियां लेती हुई एक जुनून अफसा अंधेरे में चुपचाप पड़ी रही। मुझे कुछ पता ना चला कि कितना वक्त गुजर गया। आधे आधे घंटे बाद मैं नर्स से पूछ लिया करती थी, नर्स अब क्या बच गया? शाम को चचा जाफर चुपचाप मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने उनके कदमों की आहट सुनी। वो आहिस्ता से मेरे करीब खड़े हो गए। मैं मुंतजिर थी कि कोई बात करेंगे, मगर उन्होंने कोई बात ना की। वो शायद मेरी आंखों को गौर से देख रहे थे। आखिर घबराकर मैंने कहा, चचा। हाँ बेटी ज़ेबा।
آپ چپ کیوں ہو؟ میرا جی گھبرا رہا ہے۔ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا چچا جان؟ کیا میں اندھی ہو گئی ہوں؟ میری منہ سے ایک آہ نکلی۔ چچا ضبط کر کے بولے، نہیں بیٹی، یہ عارضی اثر ہے۔ معبود ہو نے چاہا تو 1.5-2 ہفتوں میں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آواز میں ایک دلدوز درد پناہ ہے۔ میں چیخ پڑی، 1.5-2 ہفتے؟ اتنی مدت اس اندھیرے میں رہوں گی؟ ہائے اب کیا ہوگا؟ چچا بولے، بیٹی اس طرح رویا نہیں کرتے۔ میں نے آج مشہور ڈاکٹروں سے مل کر مشورہ کیا ہے۔ ان سب کی یہی رائے ہے کہ ڈاکٹر شیدی مشہور ماہر چشم ہیں۔ انہوں نے بعض پیدائشی نابیناؤں تک کو بصارت بخش دی ہے۔ وہ شوراک سے 300 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں اور اتنے مصروف آدمی ہیں کہ شاید ہی کہیں باہر جاتے ہیں۔ تو پھر وہ یہاں کیوں کرائیں گے چچا؟ نہ آئے تو ہمیں ان کے وہاں جانا پڑے گا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے تو یوں کہیے، مجھے اندھوں کے ہاسپٹل میں رہنا ہوگا۔ میں اندھی ہو گئی ہوں، گویا زندگی کی تاریکی میں ادھر ادھر بھٹکا کروں گی، کوئی میرا رفیق نہ ہوگا۔ میں نے اندھوں کے کئی افسانے پڑھے تھے، ان کی نامراد زندگی کے بے رنگ یکسانی سے بخوبی واقف تھی۔ اب یہی کیفیت میری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ نہ میں کتاب پڑھ سکوں گی، نہ صبح اور شام کا حسن دیکھ سکوں گی۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی اور میں نے اپنا سر دوسری طرف پھیر لیا۔ بیٹی رو رہی ہو؟ نہیں چچا جان، میں نے ضبط کر کے کہا۔ پھر ایسی کیوں؟ انہوں نے مغموم لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تھک گئی ہوں۔ بیٹی افسردہ نہ ہو، انشاءاللہ ڈاکٹر شیدی کا جواب آتے ہی علاج شروع ہو جائے گا۔ یا تو وہ یہاں آئیں گے یا میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ اچھا چچا جان۔ میں نے اپنے زخمی جذبات کو چچا سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی۔ چچا جعفر کمرے سے باہر چلے گئے اور میں گھبرا کر رونے لگی۔ میرے لیے اب دنیا میں، اس وسیع اور روشن دنیا میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ تاریکی، صرف بائیں کرتی ہوئی تاریکی۔ شاید سامنے کا دریچہ کھلا ہوا تھا، اس میں ٹھنڈی نکہت بیز ہوا کے جھونکے کمرے میں آ رہے تھے۔ رات کی چڑیاں باغیچے میں سبک دلی سے سیٹیاں بجا رہی تھی، مگر نہیں، نہ رنگین پھولوں کو دیکھ سکتی تھی جن سے مجھے محبت تھی، نہ خوشگلو پرندوں کو جن سے مجھے عشق تھا۔ آہ تاریک زندگی!